कुड्डी रिवर पे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। यूपीएससी बेसिकली मैच द फॉलोइंग पूछ दे रही है आजकल। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। दूसरा, अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक छोटी सी न्यूज़ है कि आकाशा एक नया एयरलाइन ओपन हुआ है। तो उसका कल जो था पहला कमर्शियल फ्लाइट का डिपार्ट हुआ बॉम्बे से अहमदाबाद। ठीक है, ये दूसरी हमारी न्यूज़ हो जाती है। तीसरा, अगर आगे बढ़े तो एक न्यूज़ है कि लंपी स्किन डिजीज द हिंदू ने कवर किया है, सॉरी द इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया है इसको। तो देख लेते हैं लंपी स्किन डिजीज क्या है, यूपीएससी के प्री या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि ये कैसे होता है। तो ये जो डिजीज़ है आपको एक वायरस से होता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, आप नोट करते जाइएगा। डिजीज़ जो होती है वायरस से होती है। ठीक, वायरस से उसका ये जो इन्फेक्ट करती है वो कैटल और वाटर बुफेलो को इन्फेक्ट करती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एंडेमिक है अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और 2012 के बाद ये मिडिल ईस्ट में भी स्प्रेड हो गया। ठीक है, चौथा जो हमारा पॉइंट है, सितंबर 2020 में इसका जो स्ट्रेन था वो महाराष्ट्र और गुजरात में भी पाया गया। इट मीन्स ये इंडिया में भी है। ठीक है, जो लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि ये जूनोटिक नहीं है। जूनोटिक का क्या मतलब होता है, विच मीन्स इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन। ये जूनोटिक नहीं, इसका मतलब यही होता है कि ये एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं होती है। ठीक है, तो ये रही पूरी न्यूज़। लंपी स्किन डिजीज़ क्या होती है ये पूरा मैंने डिस्कस किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। अ, दोनों द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस ने फ्रंट पेज पे ही पब्लिश किया है इस आर्टिकल को कि क्लाइमेट चेंज की वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हो रही हैं। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं क्या है क्लाइमेट चेंज और हमारे लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें हो सकता है। तो जो हाईलाइट कर रखा है मैंने यहाँ पे ऊपर बताया गया है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से जो आईएमडी है वो वेदर फॉरकास्ट अच्छे से नहीं कर पा रही है। ठीक है, ये पूरा इधर दिया गया है। दूसरा ये है कि नीचे जो मैंने आपके लिए पूरा कवर कर रखा है कि जो क्लाइमेट चेंज है वो जो रेनफॉल है उसकी जो इंस्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ा दिया है। कुछ जगह पे रेनफॉल हैवी हो रहा है और कुछ जगह पे रेनफॉल काफ़ी कम हो रहा है। रेनफॉल स्कैर्सिटी हो जा रही है जिसकी वजह से क्रॉप पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और उससे अ, और भी बहुत सारी चीज़ें हमारी इफेक्ट होंगी डेली लाइफ की भी। तो हमारे लिए यहाँ इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि आईएमडी, क्योंकि आईएमडी यहाँ पे आपने देखा है कि जो फॉरकास्ट करती है। तो चलिए देखते हैं कि आईएमडी क्या है। आईएमडी जो पूरा फुल फॉर्म है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये एस्टेब्लिश हुआ था 1875 में। ये एक नेशनल मेट्रोलॉजिकल सर्विस देती है कंट्री को। प्रिंसिपल गवर्नमेंट एजेंसी है इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू मेट्रोलॉजिकल एंड एलाइड सब्जेक्ट्स। मीन्स मेट्रोलॉजी और अलग और भी सब्जेक्ट जो वेदर से रिलेटेड है उसके लिए भी काम करते हैं आईएमडी। ठीक है, ये एक एजेंसी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिएगा कि जो आईएमडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आती है। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मॉनिटर करने के लिए मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग एंड सिस्मोलॉजी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, आप याद रखिएगा कि सिस्मोलॉजी भी आईएमडी मॉनिटर करता है। ठीक है, पूछ सकती है यूपीएससी काफ़ी छोटे पॉइंट्स को ही उठा के आजकल पूछ रही है। तो जो अगला हमारा पॉइंट, आईएमडी इज वन ऑफ द 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और जो लास्ट पॉइंट हमारा होगा कि रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन न्यू दिल्ली। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग द साइक्लोन इन द नॉर्थ इंडियन ओशियन रीजन। मीन्स ये जो बॉडी है रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर, वो नॉर्थ इंडियन में जो साइक्लोन आती है उनको नेम प्रोवाइड करती है। ठीक है, हेडक्वार्टर अगर देखा जाए आईएमडी का क्या है तो न्यू दिल्ली में। ठीक, चलिए आज की अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो इसरो ने एसएसएलवी लॉन्च किया था जो कि रॉन्ग ऑर्बिट में चला गया था, जिसकी वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इसरो ने बोला है कि हम अगला दूसरा लॉन्चिंग भी करेंगे जल्दी। लॉन्च व्हीकल पुट देम इन इलेप्टिकल नॉट सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, प्रॉब्लम यही हुई थी कि सर्कुलर की जगह वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में पहुंच गया था।
वही पूरा यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखा आप लोगों के लिए कि एक सेटेलाइट SSLV जो लॉन्च हुआ था इसरो के द्वारा, वो अ, जिसका नाम था SSLV-D1, वो सर्कुलर के एलिप्टिकल ऑर्बिट में पहुंच गया था। पूरा नाम देखते हैं तो SSLV-D1 कैरिंग EOS-02। EOS मतलब होता है अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट एंड आजादी सैटेलाइट लिफ्टिंग फ्रॉम द श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर है इसरो का। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं आजाद जो SSLV-D1 और आजादी सेट, इन दोनों को साथ में ही भेजा गया था। तो एक बार देख लेते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे जो आज़ादी सेट है वो 750 जो गर्ल्स स्टूडेंट थी उन्होंने मिलके इसरो के सपोर्ट से इसको डेवलप किया था। ठीक है, इसलिए। और एक और इम्पोर्टेंट इसका ये है कि ये हमारे इंडिपेंडेंस जो है उसको 75 साल पूरा होने पे इसको भेजा जा रहा है। चलिए आगे, मैंने इसको अटैच कर रखा है। आज़ादी सेट क्या है? इसरो लॉन्च किया स्पेशल सेटेलाइट विच हैव बीन डिजाइन एंड बिल्ट बाय 750 गर्ल स्टूडेंट। 750 लड़कियों ने इसरो की हेल्प से इसको बनाया है। और इसको बनाया क्यों गया है कि इंडिया एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के उपलक्ष्य पे। ठीक है, आज़ादी सेट जो है इज a स्मॉल साइज सेटेलाइट है। 8 किलो का ये सेटेलाइट है विच इज इक्विप्ड विथ 75 फेमटो एक्सपेरिमेंट सेल्फी कैमरा एंड सोलर पैनल। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं कि आज़ादी सेट जो है ये 750 गर्ल स्टूडेंट से मिलके बनाया था। 8 किलो का ये सेटेलाइट था और आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पे इसको बनाया गया था। थोड़ा और जानते हैं कि सेटेलाइट क्या होता है। एक ऑब्जेक्ट होता है जो ऑर्बिट करता रहता है सन, अर्थ और किसी और कोलोसल बॉडी के अराउंड, उसी को सेटेलाइट हम कहते हैं। बेसिकली टू टाइप के ये होते हैं सेटेलाइट, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, आगे बढ़े। और जो सेटेलाइट बेसिकली हम स्पेस में भेजते हैं वो 3 लेयर में बेसिकली भेजते हैं। 3 लेयर में वो रहता है। एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट, दूसरा मीडियम अर्थ ऑर्बिट और तीसरा आपका होता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे मैंने इमेज दोनों का अटैच कर रखा है। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या होती हैं ये भी हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहला देखिए, ये आपका लो अर्थ ऑर्बिट अर्थ से काफ़ी पास है लो अर्थ ऑर्बिट। दूसरा है आपका मिडिल अर्थ ऑर्बिट और जो लास्ट लास्ट है वो GEO है, जियो सिंक्रोनस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि तीनों का डिस्टेंस के तौर पे डिवीजन किया गया है। और दूसरा इमेज जो मैंने यहाँ अटैच कर रखा है आप इसमें अच्छे से देख सकते हैं कि क्या है। जो लियो है वो अर्थ से 500 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर की दूरी पे रहता है। ठीक है, वो ये है। जो MEO है वो ये है, इसका डिस्टेंस होता है 5000 किलोमीटर से 12000 किलोमीटर अर्थ से। और जो सबसे हाईएस्ट माना जाता है वो होता है GEO होता है, ये आपका होता है बेसिकली अब 35,800 किलोमीटर के हाइट पे। अब इसमें इन सेटेलाइट को भेजने का और इन लेयर का क्या महत्व होता है वो हम थोड़ा देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है इनका। अगर कोई सेटेलाइट लो अर्थ ऑर्बिट में सेंड किया जाता है तो वो काफ़ी इफेक्टिव होता है। ठीक है, और लो कॉस्ट में हम उसको सेंड कर सकते हैं क्योंकि वो अर्थ ऑर्बिट के क्लोज में होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि वो स्ट्रॉन्ग सिग्नल प्रोवाइड करता है। ठीक है, फास्टर स्पीड प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू MEO एंड GEO। और तीनों में अगर इकट्ठे हम ये बात करें कि क्या डिफरेंस होता है, तो जितना अर्थ के करीब होगा सिग्नल उतना स्ट्रॉन्ग होगा, स्पीड उतना फास्ट होगा। और जितना अर्थ से दूर होता जाएगा उतना जो सिग्नल होता है वो वीक होता जाता है। बट एरिया जो होता है या कवरेज जो होता है वो वाइड होता जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये दिखाया गया है, एरिया वाइड होता जाता है। ठीक है, जो लो लो अर्थ ऑर्बिट होता है उसका एरिया कम होता है। सिग्नल स्ट्रांग होते हैं, एरिया कम होते हैं, और जितने हाइट पे आप जाएंगे उतना सिग्नल वीक होगा और एरिया या कवरेज ज़्यादा होगा। ये आप पूरा समझ लिए। अगर आप देख लें, अगर ये देखा जाए कि जो इसरो के पास कौन कौन सी लॉन्च व्हीकल हैं जिससे हम सेटेलाइट को लॉन्च करते हैं, तो एक तरीके से ये इवोल्यूशन हम देख रहे हैं।
पहले जो आई थी वो SLV आई थी, फर्स्ट रॉकेट जो डेवलप किया था इसरो ने SLV था, सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उसके बाद जो आया था ASLV आया था, ऑगमेंटेड सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये दोनों जो स्मॉल सेटेलाइट कैरी करते हैं अप्रॉक्स 150 kg वेट तक का, और लो अर्थ ऑर्बिट में ये प्लेस करते हैं उनको। ये 1990s में स्टार्ट किए गए थे। ठीक है, ये याद रखिएगा आप इनको। और उसके बाद जो आया था हमारा PSLV आया था, तो PSLV जो लॉन्च हुआ था 1994 में, पहला लॉन्च हुआ था। ये इसरो का मेन रॉकेट लॉन्च करने वाला व्हीकल है। यहाँ पे मैंने दिखा दिया मोस्ट पावरफुल, इसको मान सकते हैं। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है कि इट इज़ द फर्स्ट इंडियन लॉन्च व्हीकल टू बी इक्विप्ड विद द लिक्विड स्टेज। जो PSLV था वो इसरो ने पहली बार डिज़ाइन किया था, और या इसरो का पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल था जो कि लिक्विड स्टेज पे वर्क करता था। ठीक है, आप इसको नोट रखिएगा कि PSLV पहला लॉन्च व्हीकल था जो कि लिक्विड स्टेज पे लॉन्च करता था। ठीक है, ये मोस्ट रिलायबल रॉकेट है इनका, इसरो का टिल्ड। इससे जो इम्पोर्टेंट लॉन्चिंग हुई है वो चंद्रयान 1 का 2008 में, मार्स ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट का 2013 में हुआ। आगे बढ़ेंगे तो इसरो दोनों का भी यूज़ कर रहा है, PSLV GSLV। डिफरेंस क्या होता है, तो PSLV को थोड़ा सा लाइट सेटेलाइट सेंड करने में यूज़ किया जाता है, और GSLV को हैवी सेटेलाइट सेंड करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वो आ गया है कि मोस्ट पावरफुल रॉकेट है ये, हैवियर सेटेलाइट के लिए यूज़ किया जाता है, और डीप इनटू स्पेस में भेजने जाने के लिए। और जो इट कैन टेक 10,000 किलो सेटेलाइट टू लोअर अर्थ ऑर्बिट। ठीक है, और एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट होता है कि जो GEO है, जियो सिंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो क्रायोजेनिक इंजन पे वर्क करता है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट दो पॉइंट यहाँ पे था, आप याद रखिए। एक तो यहाँ पे लिक्विड स्टेज PSV में आया, और दूसरा हमारा जो क्रायोजेनिक इंजन था वो GSLV में आया। मोस्ट पावरफुल लॉन्चिंग व्हीकल है, जो अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। SSLV जो अभी बनाया है, तो इसको देखें, स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको माना जाता है कि स्मॉल और माइक्रो माइक्रो सेटेलाइट को लॉन्च करने में काफ़ी इफेक्टिव है, और ग्लोबली काफ़ी डिमांड है इसका। और 500 kg तक का ये सेटेलाइट इजीली लॉन्च कर सकता है। इट इज सपोज टू कैरी एन इंडिजिनियस अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट इन स्पेस। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फ्यूचर में जो इसको डेवलप कर रहा है फ्यूचर यूज के लिए, रियूजेबल रॉकेट, फ्यूचर रॉकेट इसको कह रहे हैं। क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जो बहुत सारी लॉन्चिंग होती है उनसे जो डेब्रिस होती है, वो जो अर्थ पे फॉल करती है, या फिर स्पेस में भी बहुत सारा डेब्रिस हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान पहुंचेगा स्पेस में। तो और भी बहुत सारे रीजन जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो इसको फ्यूचर रॉकेट कह रहे हैं, जो कि रीयूजेबल होगा। ठीक है, द बल्क इट वुड एंटर री एंटर द अर्थ एटमोसफियर एंड लैंड वेरी मच लाइक एज एन एयरप्लेन। मीन्स इसका आधा जो एरिया जो पार्ट होगा वो एटमॉस सॉरी स्पेस में एंटर कर जाएगा, और बाकी जो होगा एक प्लेन की तरह अर्थ पे वापस आ जाएगा। उसका यूज़ क्या होगा कि कट डाउन कर देगा कॉस्ट और एनर्जी को। ठीक है, ये दोबारा हम यूज़ इसको कर सकते हैं, रीयूजेबल है तो। और ऑल्सो ये रिड्यूस करेगा स्पेस डेब्रिस को, विच इज़ बिकमिंग अ सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ लॉन्चेस। ठीक है, फुल्ली रियूजेबल रॉकेट आर स्टिल टू बी डेवलप्ड। चलिए, ये तो आपने पूरा डिस्कस कर लिया एक रॉकेट के बारे में, उनके लॉन्चिंग के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और इसी से हम आगे बढ़ते हैं। होप करते हैं कि आप काफ़ी अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगला जो हमारा न्यूज़ है कि CSIR गेट्स इट्स फर्स्ट विमेन चीफ। इनका नाम थोड़ा सा टफ है, बट आई एम ट्राइंग। एंड कलाई सेल्वी, जो लिथियम एक्सपर्ट हैं। ये पूरा जो कह सकते हैं कि न्यूज़ है, ये पूरा फोकस इसी पे कर रहा है कि जो नई चीफ अपॉइंट होने जा रहे हैं, हो रही हैं CSIR की, उनकी एक्सपर्टीज़ किसमें है। और ये बता रहा है कि फर्स्ट टाइम एक वीमेन है जो डायरेक्टर जनरल बन रही हैं CSIR की। ठीक है, ये उनकी एक्सपर्टीज़ यहाँ बताई गई हैं कि उन्होंने लिथियम सुपर कैपेसिटर, वेस्ट टू वेल्थ इलेक्ट्रोड एंड
एनर्जी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रोकैटालिटिक एप्लीकेशन पे काम किया है, ये उनकी एक्सपर्टीज बताई गई है यहाँ पे। फेम वगैरह पे भी वो काम करते हैं, जो कि हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रोड्यूस करता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं CSIR क्या है। ठीक है, तो CSIR इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। एक इंडिया बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक, पूरा जो फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, एक ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और इसके 5 यूनिट्स और 39 आउटरीच सेंटर हैं एंड 38 लेबोरेटरीज हैं। ठीक है, ये एरिया जो कवर करता है वो केमिकल, जियोफिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रेडियो स्पेस, एरोनॉटिक्स, and it provides notable technology intervention across sectors including health, food, energy, environment, farming and non-farming। ये सारे इनके सेक्टर्स हैं जिनमें ये रिसर्च करते हैं। अगर आगे फर्दर देखते हैं तो हेड ऑफिस जो है इसका न्यू दिल्ली में है। पैन इंडिया प्रेजेंस है CISR का। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है कि इंडियन PM इज द प्रेसिडेंट ऑफ द बॉडी। अगर ये क्वेश्चन यूपीएससी मोस्टली पूछ देती है कि इसकी प्रेसिडेंट कौन है, तो जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं CISR के। वाइल द डायरेक्टर जनरल इज हेड। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको याद रखिएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इन सर्कल कर रखा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट ऑफ द CISR। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और न्यूज़ हमारे लिए कि लेप्रोजी ड्रग्स की थोड़ी शॉर्टेज हुई है। तो देख लेते हैं कि लेप्रोजी क्या है और इनका इन्फेक्शन कैसे होता है। तो ये बैक्टीरिया की वजह से लेप्रोजी इन्फेक्शन होता है, जिसको कहते हैं माइकोबैक्टीरियम लेप्राई। ठीक है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका, तो ब्रीथिंग एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स के द्वारा होता है फ्रॉम द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक, इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड एट एनी एज। एक छोटी सी न्यूज़ थी, आगे चलते हैं और देखते हैं। एक और आर्टिकल है, चीता री इंट्रोडक्शन हो रहा है, ये बहुत दिनों से न्यूज़ में है। तो ये कहाँ होता है, पहली बात तो ये MP मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीता का री इंट्रोडक्शन कराया जा रहा है। ठीक है, अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, चीता। तो चलिए देखते हैं कि चीता क्या है, पूरा अच्छे से इसके बारे में पढ़ेंगे। चीता जो है, पहली बात तो ये शेड्यूल 2 में ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में मेंशन है। ठीक है, एक्सटेंट हो गया इंडिया में 1952 में, ये याद रखिएगा आप। और शेड्यूल 2 में ये फॉल करता है, ये भी याद रखिएगा। अब थोड़ा सा अगर कंपैरिजन किया जाए इंडियन चीता और एशियाटिक चीता को, तो आगे चलते हैं, देखते हैं। अफ्रीकन चीताज मच लार्जर इन पॉपुलेशन, लिस्टेड है वल्नरेबल इन रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज। एशियाटिक चीता बहुत कम है और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट के थ्रेटेंड स्पीसीज है। डिफरेंसेस यही है कि जो एशियाटिक चीता है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और जो अफ्रीकन चीता है वो अभी वल्नरेबल है, इसलिए हम वहाँ से अभी लोकेट कर रहे हैं, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि ये चीता शेड्यूल 2 में वाइल्ड प्रोटेक्शन है 1972 में फॉल करता है, और इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में। और जो ये हम पढ़ रहे हैं शेड्यूल 2, ये बेसिकली 6 शेड्यूल्स होती हैं उस और जो सबसे ऊपर होती हैं शेड्यूल 1, 2, 3, 4, इनकी जो पेनल्टी होती है वो काफ़ी हाई होती है। बाकी 5 एंड 6 की कम होती है और 6 की पूरी फ्री होती है। मीन्स अगर आप कोई फ्लोरा एंड फाउना का हंट कर रहे हैं तो कोई पेनल्टी नहीं लगती है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक न्यूज़ है और डिस्कस करते हैं हम। क्या है कि द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV Ramanna tenure is going to an end in a few days. The collegium has been particularly successful meeting। मीन्स कॉलेजियम सिस्टम क्या है कि एन रमन्ना साहब जो हमारे CGI है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो रिटायर होने वाले हैं, उनका टेन्योर खत्म होने वाला है, तो एक नए CGI को अपॉइंट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कॉलेजियम क्या है और इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। कॉलेजियम पहली बात तो कहते किसे हैं, तो यहाँ पे मैंने पहले ही लगा रखा है। इट कंसिस्ट ऑफ 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 अदर सीनियर मोस्ट जजेस। इसी को कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं। आगे भी मैंने वही चीज़ लगा रखा है।
और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि कोलिजन सिस्टम इवॉल्व कैसे हुआ, और ये है क्या, तो और पावर क्या क्या है। तो ये अपॉइंट करता है और ट्रांसफर करता है जजेस को, ठीक है। और ये जो कोलिजन सिस्टम बना है वो किसी पार्लियामेंट एक्ट या किसी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से नहीं बना है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर इवोल्यूशन हम देखें, सॉरी, इवोल्यूशन देखें कोलिजन सिस्टम का, तो फर्स्ट जज केस आया था 1981 में, सेकंड जज केस आया 1993 में, फाइनली थर्ड जज केस आया 1998 में। फर्स्ट जज केस में क्या होता है कि जो बेसिकली एडवाइजरी या फिर जो नाम दिए जाते हैं जजेस के, रिकमेंडेशन बेसिकली जो दिया जाता है, वो किसी भी कॉग्निजेंट रीजन से मानने से इनकार किया जा सकता है, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव प्राइमेसी ओवर द जुडिशरी इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट फॉर द नेक्स्ट 12 ईयर, ठीक है। इसमें ऐसा बोला गया है कि जो एग्जीक्यूटिव है वो किसी भी एक कॉग्निजेंट रीजन से जो अपॉइंटमेंट है या रिकमेंडेशन सीजीआई कॉलेजियम सिस्टम ने दिया है उसको मना किया जा सकता है। सेकंड जज केस जो आया वो 1993 में आया। इसमें कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया पूरे अच्छे बतौर, एक इसको नाम मिला, एक पहचान मिली। इसमें ये बोला गया कि अगर कंसल्टेंट हो रहा है तो इट मीन्स होता है कि ये कंकरेंस है, मीन्स इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है, इसको एक्सेप्ट करना ही होगा, ठीक है। यहाँ और लाइंस जो ऐड की गई, इट एडेड that it was not the CGI individual opinion but the institutional opinion, ठीक है, formed in consultation with the two senior most judges in Supreme Court। इसको ये कहा गया कि अगर कोई सजेशन या फिर अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है तो ये इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये डिनाई किया जा सकता है, ये मैंडेटरी है मानना, ठीक है। और पहली बार सेकंड जज केस में कोलिजन सिस्टम को एक पहचान मिली। आगे चलते हैं, जब थर्ड जज केस हम देखते हैं, यहाँ से पूरी तरीके से जो कोलिजन सिस्टम था वो इस्टेब्लिश हो चुका था। आर्टिकल 143 जो है वो बताता है कि इट एक्सटेंडेड द कोलिजन सिस्टम टू 5 मेंबर बॉडी, वही जो ऊपर मैंने आपको बताया था, CGI +4, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस CJI +4, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस, ये पूरा कंबाइन एक कोलिजन सिस्टम फॉर्म करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले न्यूज़ को। तो कोरल रीफ पे एक न्यूज़ आया है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। बहुत सारी न्यूज़ यहाँ पे कोरल रीफ के बारे में दी गई हैं कि मरीन एनिमल है, इनवर्टिब्रेट है, इनके अंदर स्पाइन नहीं होती और ये लार्जेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है ऑन प्लेनेट अर्थ। दो तरीके के कोरल्स मोस्टली होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट कोरल। जो हार्ड कोरल्स होती हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसकी वजह से वो रीफ फॉर्म करती हैं। जो सॉफ्ट होती हैं वो रीफ फॉर्मेशन नहीं कर पाती हैं सॉफ्टनेस की वजह से। ये जो आपका ग्रेट बैरियर रीफ है ये ऑस्ट्रेलिया में है, वर्ल्ड लार्जेस्ट रीफ है इसको माना जाता है। आगे चलिए देखते हैं कि कोरल रीफ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो कोरल रीफ होता है वो 3 तरीके का होता है, फ्रिंजिंग रीफ, बैरियर रीफ एंड अटोल रीफ। मीन्स ये एक फ्रिंज की तरीके से होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये एक लैंड सरफेस है, यहाँ पे ये लैंड है और ये वाटर है। तो यहाँ पे जो रीफ होती है वो फ्रिंजिंग होती है। बैरियर एक यहाँ पे जो डेवलप हो जाएगी बैरियर की तरह, और एक यहाँ पे जो रीफ डेवलप होगी पानी में वो एटोल मानी जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या हैं जो कोरल रीफ को अफेक्ट कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो डिटेल में नहीं जाएंगे, इंपॉर्टेंट फैक्टर देख लेते हैं। एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशंस, ओवर फिशिंग की वजह से, कोस्टल डेवलपमेंट मतलब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है कोस्टल एरिया में उसकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, जितने पॉल्यूशन हम ओशियन में फ्लो कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ इंडस्ट्रीज वगैरह, सेडिमेंटेशन मीन्स डिपोजिशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा सॉइल इरोजन हो रहा है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन की वजह से। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि ग्रोथ कंडीशन क्या क्या है कोरल रीफ के। जो टेम्परेचर है पानी का वो बिलो 20 डिग्री सेल्सियस से नहीं होना चाहिए।
मोस्ट फेवरेबल टेम्परेचर जो होता है ग्रोथ के लिए 23 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड टेम्परेचर शुड नॉट एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। कोरल लीफ कैन सर्वाइव ओनली अंडर सलाइन कंडीशन विद एन एवरेज सैलिनिटी बिटवीन 27 डिग्री to 40 डिग्री, ठीक है। और कोरल रीफ जो होता है वो ग्रो कहाँ करता है, तो सैलो वाटर में ये काफ़ी अच्छा ग्रो करता है, और 50 मीटर डेप्थ तक पाया जाता है, और 200 मीटर से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए इनका डेप्थ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मेन आप पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको नोट कर सकते हैं, और प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस क्या है कोरल का वो भी देख लेते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं। कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं डैमेज होने से। वेव्स जो आती हैं बेसिकली वो कोस्ट को डैमेज करती हैं, उससे ये प्रोटेक्ट करते हैं। ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं मैरीटाइम ऑर्गेनिज्म को, और सोर्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर मरीन फूड चेन। They assist in carbon and nitrogen fixing. They help with nutrient recycling, ठीक है। Study of coral reef is essential for scientifically testable record for climate event over the past million years ago. फिशिंग इंडस्ट्री में काफ़ी इंपॉर्टेंस है कोरल की, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है 1.5 बिलियन डॉलर ग्रोथ है इकोनॉमिक फिशिंग टूरिज्म के लिए। कोरल रीफ ऑल्सो की इंडिकेटर ग्लोबल इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। बाकी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे ये जो मैप है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, मैंने आपके लिए अटैच कर रखा है, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि कोरल रीफ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ में पाए जाते हैं, लक्षद्वीप में पाए जाते हैं, और जो तीसरा है गल्फ ऑफ मन्नार में वो पाई जाती हैं, और अंडमान एंड निकोबार में कोरल रीफ जो है पाई जाते हैं। ये एक लास्ट जो हमारा वर्ल्ड सेक्शन का पेज है उसमें डिस्कस करते हैं क्या क्या है। तो चाइना कंटिन्यू ड्रिलिंग ताइवान स्टेट, वही पुरानी न्यूज़ है कि ताइवान के स्टेट में वो ड्रिल अभी भी कर रहे हैं। यांगी जो शिप थी श्रीलंका पहुंच रही थी, उसके बारे में हमने सॉरी यांगी जो है, और वो थैंक्स कह रहे हैं, बांग्लादेश ने एक्सेप्ट किया है उनकी जो वन चाइना पॉलिसी है। और 9 चिल्ड्रन डेड किए गए गाजा स्ट्रिप पे, ये ऑलरेडी हम लोगों ने कल डिस्कस किया है गाजा स्ट्रिप के बारे में। अ, ये वही न्यूज़ है कि कल जो चाइना की एक शिप थी युआन यांग 5 करके, ये हम्बनटोटा पोर्ट पे पहुंच रही थी, बट उसको रोका गया है। और जो लास्ट में हमारा एक न्यूज़ है IAEA, ये बोला है कि जो रशिया बार बार स्ट्राइक कर रहा है यूक्रेन पे, उसकी वजह से जो यूक्रेन का न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो डैमेज हुआ है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है कि हम डिस्कस करते हैं IAEA क्या है, तो देख लेते हैं IAEA को। तो जो फॉर्मेशन हुआ था इसका 1957 में हुआ था, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में है। सेक्शन सेक्टर क्या है, तो न्यूक्लियर एनर्जी, इंडिया इसका मेंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ी और न्यूज़ या इंफॉर्मेशन अगर देखा जाए इस IAEA का फंक्शन क्या है। ये जो मेंबर स्टेट होते हैं या मल्टीपल पार्टनर होते हैं वर्ल्ड वाइड, वो प्रमोट करता है सेफ सिक्योर एंड पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, और seek to promote peaceful use of nuclear energy and to inhibit its use for any military purpose including nuclear weapon, ठीक है। मीन्स ये पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करता है, और ये काफ़ी इनहिबिट करता है या फिर ये डिनाई करता है मिलिट्री पर्पस की यूज़ के लिए, ठीक है, या फिर न्यूक्लियर वेपन के प्रोडक्शन के लिए। और ये रिपोर्ट जो अपना सबमिट करता है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली एंड यूनाइटेड